हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। इससे पहले 3 चैप्टर आपके डिस्कस हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा वर्ब्स रहेगा, और मैं सभी चैप्टर्स को इम्पोर्टेंट नहीं बोलता, लेकिन आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स चैप्टर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं सीएपीएफ एग्जाम में एटलीस्ट। ठीक है, टारगेटेड रहेगा सीएपीएफ एग्जाम, बाकी जो सिविल सर्विस हो गया फिर सीडीएस एग्जाम हो गए उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन मेनली दिस सीरीज इज फ्रॉम द सीएपीएफ एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसका कहने का मतलब है क्या हम किसी वर्ब को विदाउट किसी सब्जेक्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो आपको जब भी कोई वर्ब लिखनी होगी उसके साथ आपको सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे बात कीजिए, He who has suffered most in the cause let him speak। अब यहाँ पे आप देखोगे who has suffered most in the cause। अब who जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है, और has suffered वर्ब का ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब let him speak जो है आप देखोगे ये speak वर्ब है, और इसका आप देखोगे सब्जेक्ट हो गया him। अगेन तो ये ही सब्जेक्ट किसके लिए यूज हुआ है? ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी लेफ्ट विदाउट अ वर्ब। तो मेन सब्जेक्ट इसमें ही था, तो उसको आप विदाउट वर्ब नहीं छोड़ सकते, आपको देखना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं आप इसको ठीक कर सकते हैं। या तो आप लिखेंगे लेट हिम हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कोज स्पीक, क्योंकि आप देखोगे ये वाली क्लोज आपकी एक हो गई। लेट हिम हु हैज सफर्ड इन द कोज स्पीक, तो लेट हिम स्पीक आपकी एक क्लोज होगी। हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कोज ये आपकी दूसरी क्लोज होगी, और हु क्या हो गया? आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो कि हैज सफर्ड वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। अब दूसरे तरीके से आप इसको कैसे लिख सकते थे? आप यहाँ पे लिखोगे ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कोज शुड स्पीक, राइट? ही हु हैज सफर्ड इन द कोज, तो इसका मतलब है हु हैज सफर्ड इन द कोज, दिस इज योर क्लोज नंबर 1। ठीक है, और ये आपकी कौन सी क्लोज होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, और इसके साथ आपने दूसरी क्लोज यूज की है ही शुड स्पीक। ठीक है, तो दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया और दोनों ही सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, तो ये आपका सही तरीका होगा ठीक इसको करेक्ट करने का। ठीक है, सेकंड जो केस है, ए वर्ब शुड अग्री विद इट्स सब्जेक्ट नॉट विद द कॉम्प्लीमेंट। जो वर्ब होगा वो आपको वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, ना कि उसके कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखी जाती है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि एडजेक्टिव या फिर कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करती हैं। ऐसी कौन सी है लिंकिंग वर्ब? बी की हर एक फॉर्म, बी की हर एक फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक हो, और इसमें आप देखोगे फील होती है, और ढेर सारी ऐसी लिंकिंग वर्ब होती हैं। आप सर्च करना तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे स्मेल है लिंकिंग वर्ब है, टेस्ट है लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब होती है इसके बाद आप क्या लिखते हो? एडजेक्टिव लिखते हो। ठीक है, एज एन एक कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, और वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, जो कि सब्जेक्ट को क्या कर सकता है? डिस्क्राइब करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि उसके कॉम्प्लीमेंट के। जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ वांटेड, मतलब जो इज़ है सिंगुलर वर्ब है, तो आपने जो सिंगुलर वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया है? हाउसेस के अकॉर्डिंग या फिर वट के अकॉर्डिंग? वट है आपका सिंगुलर, हाउसेस है आपका प्लूरल, तो हाउसेस जो आपका है वो है इसका कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वट जो है सब्जेक्ट है, तो वट के अकॉर्डिंग हमने इज यूज़ किया। ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखिए, द डिटेल्स आर अ मैटर ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन। अब यहाँ पे फ्यूचर कंसिडरेशन जो है इसका क्या है? दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इज, आर ये जो है ये आपके लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके बाद आप देखोगे ए मैटर फॉर फ्यूचर कंसिडरेशन, ये सिंगुलर है, लेकिन हमने आपको बताया यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस है, इन ए कंपाउंड सेंटेंस ए सिंगल वर्ब कैन बी मेड टू डू ड्यूटी फॉर 2 सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे कीवर्ड है कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस कौन से हैं आपको बताना पड़ेगा। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आपको क्वेश्चन आता है ना बार बार के कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए, या फिर कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस में चेंज करिए। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे सेंटेंस ही कौन सा है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको पता होना चाहिए ये कंपाउंड सेंटेंस है तो क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो क्यों है। तो यहाँ पे चलो हम देख लेते हैं
इन ए कंपाउंड सेंटेंस ए सिंगल वर्ब कैन बी मेड टू डू ड्यूटी फॉर टू सब्जेक्ट्स। एक सिंगल वर्ब जो है दो सब्जेक्ट का काम कर सकती है सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में। ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सच एज टू परमिट, वहाँ पे उसी फॉर्म की ज़रूरत हो उस वर्ब की, ठीक है। जैसे ये देखोगे, नॉट अ ड्रम वॉज हर्ड, नॉट अ फ्यूनरल नोट। अब यहाँ पे वॉज हर्ड जो है ये ऑप्शनल है, या आप लिखो चाहे ना लिखो, इसीलिए जो कह रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस जो है उसके अंदर एक सिंगल वर्ब दोनों के लिए यूज़ हो सकती है। अब वॉज हर्ड जो है ये अंडरस्टूड है, फ्यूनरल नोट के लिए भी यूज़ हो रही है, तो वॉज हर्ड जो है ये ऑप्शनल है, आप लिखो चाहे ना लिखो। नोट ए ड्रम वॉज हर्ड, नोट ए फ्यूनरल नोट। अब ये देखते हैं, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। सेकंड जो आप देखोगे, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट्स आर नॉट इन द सेम नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ड्रम और फ्यूनरल नोट सिंगुलर थे, तो इस हिसाब से जो वर्ब भी थी वो सिंगुलर थी, ओके। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप हिज डाइट सिंगुलर, हिज प्रेयर्स प्लूरल, तो यहाँ पे आप नहीं यूज़ कर सकते सेम वर्ब को, ठीक है। हिज डाइट वॉज अब्सटेंसिमस, हिज प्रेयर लॉन्ग एंड फर्वेंट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है गलत है, आपको इसको कैसे लिखना होगा, हिज डाइट वॉज अब्सटेंसिमस, हिज प्रेयर्स वर लॉन्ग एंड फर्मेंट। तो प्रेयर्स के हिसाब से आपको वर यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं पे आप एक वर्ब को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर ही हों, राइट, या प्लूरल हो। इसके साथ आप देखोगे नेक्स्ट केस है, टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब। दो ऑक्सिलरीज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को आप यूज़ कर सकते हो एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ, ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ द ऑक्सिलरीज, ठीक है। अगर जो हेल्पिंग वर्ब है सपोज इज है या फिर आर है, ठीक है, तो ये इज और आर एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, आप दो मेन वर्ब के साथ यूज कर सकते हो एक ही बार में। मतलब इज जो है दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों मेन वर्ब को, ठीक है। बार बार आपको इज लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कहने का मतलब है, लेकिन इसके साथ कंडीशन अटैच्ड है। इसका कहने का मतलब है दोनों ही जो टेंस के केस है सेम होने चाहिए, ये नहीं कि एक जो है परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, एक जो आपने मेन वर्ब जो लिखनी है वो परफेक्ट में लिखनी है, दूसरी आपको सिंपल टेंस के अंदर लिखनी है, फिर काम नहीं चलेगा। जब आप परफेक्ट के अंदर लिखोगे तो वहाँ पे आपको हैव यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इंडेफिनिट में यूज़ करोगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल। तो नेवर विल यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो विल है और आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल, तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरीज है वो डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है, यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब है देखिए ध्यान से, हर्ट। हर्ट की तीनों फॉर्म ही हर्ट होती है, हर्ट हर्ट हर्ट, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखते हैं, या तो ये आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तीनों में सिमिलर रहती है। अब यहाँ पे आप देखिए, हैव जो है आपको पता है, हैव के साथ आप जो वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हर्ट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो हर्ट ही होती है, राइट। उसके साथ विल है, आपको पता है मोडाल्स होते हैं, इनके साथ आपको बेस फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, तो इसकी बेस फॉर्म हर्ट ही होगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है दो ऑक्सिलरी वर्ब को आप यूज़ कर सकते हो एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ, जो कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों का काम चल रहा है, ओके। तो जो हर्ट है अंडरस्टूड है, यहाँ पे आप लिखो चाहे ना लिखो, आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल हर्ट, ओके। सेकंड आप देखोगे, नो स्टेट कैन और विल अडॉप्ट दिस ड्रास्टिक मेजर्स। यहाँ पे आप देखिए कैन और विल यूज़ हो रहा है, राइट। कैन और विल दोनों मोडाल हैं, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है, तो अडॉप्ट मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, ठीक है। नो स्टेट कैन और विल अडॉप्ट, अडॉप्ट इज अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप देखते हैं यहाँ पे ये गलत तरीका है इसको यूज़ करने का, कैसे, ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। अब मैंने आपको बोला था कि हैज़ या फिर हैव की जो भी फॉर्म होती है, अगर उसके साथ आप मेन वर्ब यूज़ कर रहे हो तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप टेक देखिए, यहाँ पे हैज़ है तो टेक आपकी टेकन लिखना पड़ेगा, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और ये हो गया विल, ठीक है। विल के साथ आपकी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म तो है, टेक लिखा है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन हैज़ के हिसाब से यहाँ पे टेकन भी आना चाहिए था, तो इस हिसाब से गलत हो गया। आप इसको ठीक कैसे करोगे, ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक। यहाँ पे आपको दोनों ऑक्सिलरीज के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं,
व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी टू टू प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ पे केस उल्टा हो गया, दो प्रिंसिपल वर्ब है लेकिन ऑक्सिलरीज क्या है, ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो एक ही है। कहाँ पे यूज होगा, ये देखिए 10 राइटर्स हैव बीन सेंटेंस एंड 5 एक्विटेड। इसमें जो ये आप देखोगे दिस इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे पहले ही, उसके बारे में ही बात हो रही है। जैसे मैं बात करूं 10 राइटर्स मतलब 15 बंदों को पकड़ा गया था जो भी वहां पे राइट लाइक सिचुएशन थी, उसमें से 10 को क्या किया गया, सजा सुनाई गई, 5 को बरी कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक ही केस के अंदर थे ये लोग। ठीक है, सेम कंडीशन है इनके लिए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि 10 राइटर्स मतलब एक ही ऑक्सिलरी चल जाएगा काम। 10 राइटर्स हैव बीन सेंटेंस एंड 5 एक्विटेड एंड 5 हैव एक्विटेड। इसका मतलब यही है, अगर आप हैव लिखो ना लिखो एक ही बात है। लेकिन ये एक गलत तरीका है इसका यूज़ करने का। ये देखिए आप, दिस इज़ द रॉन्ग वे, ऐसे आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे हम देखें 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड, तो ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। हमें नहीं पता ये 7 मेंबर कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन किया है और ये 10 मेंबर कौन है जिन्होंने एनरोल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7 हैव रिजाइंड। यहाँ पे अलग अलग ऑक्सिलरीज आपको देनी पड़ेगी। 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 हैव रिजाइंड, राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं, केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ब ले एंड लाई। CAPF में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपकी 2 वर्ब होती हैं ले और लाई, बहुत कंफ्यूजिंग है, आज इसका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ले जो होती है, ध्यान से देखना, ले वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जो ले है इज एन ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद को ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। बट साथ में आप देखिए जो लाई वर्ब है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। अब ये आप देखिए, अब जो ले वर्ब है उसकी 3 फॉर्म देखिए आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसकी ले होती है, सेकंड लेड, थर्ड लेड। अब जो लाई है उसकी जो आप देखिए थर्ड फॉर्म कौन सी होती है और सेकंड फॉर्म कौन सी होती है। सेकंड फॉर्म है ले, जो कि डायरेक्टली मिलती है किससे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ले वर्ब से। ठीक है, लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मैच करती है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कई बार। उसके बाद आप देखोगे लेन। ठीक है, लेन, दिस इज द थर्ड वर्ब ऑफ लाई। अब ये CAPF में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ले को लेके इसमें कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या मुझे इस केस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत है या इनट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत है। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है या नहीं लिखने की ज़रूरत है। पहले आप देखिए, ले द चाइल्ड डाउन टू स्लीप, मतलब बच्चे को सोने के लिए लेटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो लेट मी लाई हेयर, यहाँ पे आप देखोगे लेट मी लाई हेयर, मुझे यहाँ लेटने दो। तो यहाँ पे आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप खुद को वो काम कर रहे हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को ट्रीट नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा देखिए, ही ले अंडर द पीपल ट्री, वो खुद ब खुद पीपल ट्री के नीचे जाके लेट गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को नहीं रखा हुआ आपने। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ले वर्ब के साथ आई लेड द बुक ऑन द टेबल, जो लेड वर्ब यहाँ पे यूज हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा है द बुक। ओके, द hen हैज लेड एन एग, यहाँ पे दोबारा से आप देखोगे एन एग जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। और हैज़ जो है आपको पता है हैज़ के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो ले की थर्ड फॉर्म होगी लेड। ओके, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया आपका। तो ये ऐसे है, इस हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट केस, एन इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, और ये कहना चाह रहा है कि इन्फिनिटिव प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए अनलेस इट रिप्रेजेंट एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। जो आपकी मेन वर्ब है, सपोज अगर मेन वर्ब है और उससे पहले कोई एक्शन हो गया है, ठीक है, उससे पहले कोई एक्शन हो गया तो आप उसको किस में लिख सकते हो, परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन्फिनिटिव की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 2 प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन उस केस के अंदर आपको 2 प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करनी है जहाँ पे वो जो पर्टिकुलर एक्शन है मेन वर्ब से पहले नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे आई शुड हैव लाइक्ड टू गो। ठीक है, ये सेंटेंस देखो, आई शुड हैव लाइक्ड टू गो। अब टू गो जो है, अब टू गो जो है ये इन्फिनिटिव है और इसमें आप देखोगे ये जो एक्शन है अभी तक हुआ नहीं है,
ये एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए इसको किस में लिखा आपने, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। आई शुड हैव लाइक टू गो, अब मैं जाना चाहूँगा, लेकिन अभी तक वो गया नहीं है। दूसरा केस आप देखिए, ही सीम्स टू हैव इंजॉयड ही स्टे एट महाबलेश्वर। अब यहाँ पे आपने टू प्लस हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, इसका मतलब ये है उसका जो स्टे था महाबलेश्वर में वो कंप्लीट हो चुका है और उसने इंजॉय भी किया उसको। ही सीम्स टू हैव इंजॉयड ही स्टे एट महाबलेश्वर। तो यहाँ पे जो ये एक्शन है ये हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपने इसको किस में यूज़ किया है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं, ए कॉमन ब्लंडर टू लीव द पार्टिसिपल विदाउट प्रॉपर अग्रीमेंट। ये CAPF में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये पार्टिसिपल जो आप यूज़ करते हो इसके लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट चाहिए या फिर विद नो एग्रीमेंट एट ऑल, और ना ही तो इसके साथ कोई एग्रीमेंट ना ही हो तो ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सिटिंग ऑन द गेट, दिस इज द पार्टिसिपल, ठीक है। सिटिंग ऑन द गेट एक पार्टिसिपल होता है जो कि किसी के लिए यूज़ किया गया है एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसी के लिए। सिटिंग ऑन द गेट एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि पार्टिसिपल है, जो कि किसको डिफाइन करेगा, जो कोमा के बाद नेक्स्ट मोस्ट सब्जेक्ट लिखा होगा उसको डिफाइन करेगा। ये ध्यान से समझना, कोमा के बाद जो भी नेक्स्ट मोस्ट सब्जेक्ट होगा उसके लिए यूज़ किया होगा। तो आप ध्यान से देखो, सिटिंग ऑन द गेट ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम। अब गेट पे स्कॉर्पियन बैठा था या फिर वो आदमी बैठा था। अगर स्कॉर्पियन नहीं बैठा था वहाँ पे तो ये गलत यूज़ हुआ है। सिटिंग ऑन द गेट, अगर स्कॉर्पियन गेट पे नहीं था तो ये गलत यूज़ हुआ है, ये एग्रीमेंट इसके लिए नहीं यूज़ हुआ है। तो पार्टिसिपल को बहुत तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, आपको लिखना होगा सिटिंग ऑन द गेट, जो गेट पे बैठा था उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। ही लिखोगे आप। इसका कहने का मतलब है, अब ये जो कोमा के बाद जो सेंटेंस है इसको अगर आप पैसिव में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होता है, पैसिव में कन्वर्ट करने से जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बना देते हैं। अब हिम को मैंने ही में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और स्कॉर्पियन को मैंने क्या, जो इसमें डूअर था, ठीक है, उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया सेंटेंस को। क्यों? इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सिटिंग ऑन द गेट किसके लिए यूज हुआ है, उस आदमी के लिए यूज हुआ है, ना कि स्कॉर्पियन के लिए यूज हुआ है। तो सिटिंग ऑन द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, ये बिल्कुल सही तरीका है। या फिर आप दूसरे तरीके से ही को इसी में डाल दोगे, किससे पहले, वाइल को डाल दोगे। वाइल आपने एक कंजंक्शन यूज कर लिया, ओके, वाइल एक कंजंक्शन यूज कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे सिटिंग ऑन द गेट ही वाज स्ट्रंग बाय अ स्कॉर्पियन, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से सुनना, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस क्योंकि इसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं है। सिटिंग ऑन द गेट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज जो कि पार्टिसिपल की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि ही के लिए यूज हुआ है, ओके, जो कि ही की क्या बता रहा है, अभी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। सिटिंग ऑन द गेट, वो गेट पे बैठा है, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, CAPF एग्जाम में बहुत बार ऐसा आता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द गेट ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, दिस इज योर अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये है, यही तरीका है उसको चेंज करने का। बार बार आप पूछते रहते हो, यहाँ पे आप पार्टिसिपल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिटिंग ऑन द गेट एक पार्टिसिपल है, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, मीनिंग बिल्कुल सेम है। और कई बार आपको अगर इस तरह का सेंटेंस दे दे, सिटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, ये एक सिंपल सेंटेंस है, और आपको बोल दे इस सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए, तो ये उसका तरीका है। यहाँ पे आप वाइल जो कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसको इंट्रोड्यूस कर दोगे, और जब कंजंक्शन को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसके साथ एक और क्लोज चाहिएगी। क्लोज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ये हो गया, और एक दूसरी क्लोज होगी जो कि उस कंजंक्शन दोनों क्लोजों को ज्वाइन कर रहा होगा। तो ये जो क्लोज है, ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, इस क्लोज को और इस क्लोज को, ही वाज सिटिंग ऑन द गेट, दोनों को ज्वाइन कर रहा है वाइल कंजंक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये सही तरीका है, दोनों तरीके ठीक हो गए, इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो पार्टिसिपल सही तरीके से यूज़ होना चाहिए अग्रीमेंट के साथ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर द पार्टिसिपल इज लेफ्ट विद नो एग्रीमेंट एट ऑल। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सपोज कीजिए, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट, ठीक है, बीइंग अ वेरी हॉट डे। अब यहाँ पे आप देखोगे बीइंग अ वेरी हॉट डे, यहाँ पे आपको कोई पार्टिसिपल की ज़रूरत नहीं है, किसी अग्रीमेंट के साथ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका है, ये कंडीशन है, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है।
और यहाँ पे आप देखिए, हियर द सेंटेंस कंटेन्स नो वर्ड टू विच द पार्टिसिपल कैन पॉसिबली रेफर, सो वी शुड देयरफॉर राइट। यहाँ पे इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एज इट वॉज अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट। ध्यान से देखिए, बीइंग अ वेरी हॉट डे, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर ना तो मुझे डे का कहीं पर रेफरेंस मिल रहा, ना तो मैं इसको आई रिमेन्ड इन माई टेंट को पैसिव में चेंज करके भी मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। पैसिव में चेंज करने के लिए अगर मैं सपोज कीजिए कि टेंट को मैं सब्जेक्ट बना दूँ और आई को मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ, लेकिन टेंट तो हॉट डे होता नहीं, उसका कोई रेफरेंस है ही नहीं, ठीक है। सेंटेंस के अंदर बीइंग अ वेरी हॉट डे उसका रेफरेंस है ही नहीं। तो इस हिसाब से आप देखोगे उसको आप कैसे चेंज करोगे, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर चेंज करना ही पड़ेगा। एज कंजंक्शन को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और इट जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट किसके लिए यूज हुआ है, डे के लिए यूज हुआ है। ध्यान से सुनना, इट किसके लिए यूज हुआ है, डे के लिए। तो डे के लिए इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मैंने डाल दिया यहाँ पे। सो इट वॉज अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट। तो ये जो पार्टिसिपल था इसको मैंने चेंज कर दिया किसके अंदर, क्लोज के अंदर चेंज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। जो पार्टिसिपल है आपका मैंने क्लोज के अंदर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे एज कंजंक्शन को यूज़ किया मैंने, उसके साथ ही मैंने इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर डाला, राइट। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, एज इट वॉज अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, यूसेज हाउएवर परमिट इन सर्टेन केसेस कंस्ट्रक्शन लाइक द फॉलोइंग। पहला है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो आपके पार्टिसिपल्स होते हैं आप विदाउट प्रॉपर एग्रीमेंट उनको यूज़ नहीं करेंगे। और आपने दो क्लासिक केस देख लिए, एज इट वॉज अ वेरी हॉट डे और सिटिंग ऑन द गेट ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, राइट। तो दोनों केस आपने देख लिए। लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस और कंस्ट्रक्शन जहाँ पे इनका यूसेज क्या है, अलाउड है, लाइक दिस, कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज़। किसकी एबिलिटीज़, ही की, ठीक है। डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है, ही की एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो ये पार्टिसिपल है, ही के लिए यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट तरीका है। रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 2 miles। तो रफली स्पीकिंग जो है डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल ठीक हुआ है। उसके बाद आप देखोगे टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, हिज लॉट इज ए हैप्पी वन, हिज लॉट इज अ हैप्पी वन। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है हीज के बारे में ही बात हो रही है, तो ये जो सही तरीका है इसका पार्टिसिपल यूज करने का, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इट विल बी नोटिस्ड दैट इन ईच सेंटेंस द अनएक्सप्रेस्ड सब्जेक्ट इज इनडेफिनिट, दस टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, वहाँ पे आप इफ भी लिख सकते हैं, वन शुड टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, राइट। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन इज इक्वल टू इफ वन शुड टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। ये आपके दो तरीके हो गए इसको यूज करने के, राइट। ओके, तो नेक्स्ट केस जो देखते हैं, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज नॉट कंटेम्परेनस विद द एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज नॉट कंटेम्परस। इसका कहने का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते जो अभी तक हम यूज देखते आए हैं, सिटिंग ऑन द गेट, ठीक है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही आपका क्या है, एग्जाम्पल है। उसको आप उस केस में नहीं यूज़ करोगे अगर वो कंटेम्परस नहीं है। तो अगर वो प्रेजेंट का केस नहीं है तो, अगर वो पास्ट का केस है तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, फ्यूचर का केस है तो तब भी यूज़ नहीं करना है, प्रेजेंट के केस में ही यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस में देखिए, ही सेल्ड फॉर न्यूयॉर्क ऑन मंडे, पास्ट का रेफरेंस है, राइट, पास्ट का रेफरेंस है। और आप जो पार्टिसिपल यूज कर रहे हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि गलत है। कंडीशन पास्ट की है लेकिन आप जो पार्टिसिपल यूज कर रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट इज रॉन्ग। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, इसको आपको चेंज करना होगा, ही सेल्ड फॉर न्यूयॉर्क ऑन मंडे एंड अराइव्ड देयर ऑन सैटरडे। तो एंड आपको कंजंक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, उसके साथ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने जो आईएनजी लगाया है उसको चेंज करना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन पार्टिसिपल यूज करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ओके। तो इसका मीनिंग इस तरह से कन्वे हो गया कि ये अराइव्ड देयर ऑन सैटरडे। तो ये जो एक्शन है ये पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, द सब्जेक्टिव मूड। बहुत बार आपने देखा होगा, इफ़ आई वर दिस, इफ़ ही वर दिस, राइट।
तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो केसेस होते हैं आपको समझना पड़ेगा। ये सब्जंक्टिव मूड के क्वेश्चन है। सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? सब्जंक्टिव मूड वहाँ पे जहाँ पे कोई चीज़ अनरियलिटी, ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी को दर्शाती हैं, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। सब्जंक्टिव मूड इज समटाइम्स रॉन्गली यूज फॉर द इंडिकेटिव व्हेन द स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस बाय इफ और दो is an actual fact or what is assumed as a fact. The proper mood to be used is the indicative mood, not the subjunctive mood. अगर if और दो से जहाँ पे आप actual fact को डिक्टेट कर रहे हो वहाँ पे आपको subjunctive mood की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी, इम्प्रोबेबिलिटी और इमेजिनेशन, अनरियलिटी को कोट करना होता है, तो वहाँ पे आपको सब्जंक्टिव मूड यूज़ करना होता है। क्या है सब्जंक्टिव मूड? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं। ओके, अब जो पहली दो स्टेटमेंट है इसके अंदर ये ठीक तरीके से यूज़ हुआ है, जहाँ पे दो और इफ़ का यूज़ हुआ है, जो कि किसी एक्चुअल फैक्ट को ही क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। जैसे देखिए, दो द वॉर इज़ ओवर, दिस इज एन एक्चुअल फैक्ट, ठीक है, वॉर खत्म हो गया है। अब ये कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा है कि वॉर खत्म हो गया होगा, नहीं, ये दिस इज एन फैक्ट, खत्म हो चुका है। दो द वॉर इज ओवर देयर इज मच डिसकंटेंट, इफ ही वॉज देयर ही मस्ट हैव हर्ड द टॉक। तो एक्चुअली ये उसकी बात कर रहा है, इफ ही वॉज देयर ही मस्ट हैव हर्ड द टॉक। तो एक्चुअल इंडिकेशन उसकी बता रहा है, प्रॉपर मूड बता रहा है। लेकिन इस केस में आप देखिए जहाँ पे सपोजिशन काम कर रहा है, इफ आई वर यू आई शुड अग्री, इफ आई वर यू आई शुड अग्री। लेकिन इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? आई एम नॉट, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, सो आई डू नॉट अग्री विद यू। इसका ये इम्प्लाइड मीनिंग ये है। दूसरा केस देखिए, इफ़ ही वर हेयर ही वुड सपोर्ट मी। लेकिन इसका इम्प्लाइड मीनिंग आप देखेंगे ना तो ये यहाँ पे है और ना ही उसने सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। सो दिस इज सपोजिशन। अगर जहाँ पे आपको सपोज अनरियलिटी जैसी कोई सिचुएशन हो तो इस हिसाब से उसको डील करना है, वहाँ पे सब्जंक्टिव मूड यूज़ होगा। सब्जंक्टिव मूड में मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। लास्ट देखते हैं, दो ही वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड से द सेम। दो ही वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड से द सेम, ठीक है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं यही बात मैं बोलता, लेकिन ना तो वो प्राइम मिनिस्टर और ना मैंने ये चीज़ बोली। नेक्स्ट केस देखते हैं, द वर्ब मेक। मेक क्या है भाई? मेक एक पॉजिटिव वर्ब है, ध्यान से सुनना। मेक जो है एक पॉजिटिव वर्ब है, दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ब। मतलब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? जहाँ पे आपको ये वाला रेफरेंस दिया जाए कि ये काम कराओ, ये वाला काम आप करवाओ, ये करवाओ, ठीक है। इस वाले मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको पॉजिटिव वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। और मेक जो है, जब पॉजिटिव वर्ब की तरह इसको यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे आपको प्लेन इन्फिनिटिव यूज़ करना पड़ेगा, राइट। वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, शी मेड द बॉय डू द होल वर्क। उसने उस बॉय को मतलब कोज किया, ठीक है, उसको कोज किया या फिर उस पर प्रेशर पुटअप किया उस काम को कंप्लीट करने के पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ब हो गई, पॉजिटिव। उसने उसको, जैसे आप किसी को पीएन को अपने कमरे में बुलाओ या फिर किसी स्टूडेंट को बोलो कि उनको बोलो, पीएन को बोलो कि आपके रूम में एक गिलास पानी लेके आए। तो ये जो रेफरेंस है पॉजिटिव वर्ब, मतलब आप किसी को बोल रहे हो, वो किसी और को जाके बोल रहा है, ठीक है, ये काम करो। तो यहाँ पे आपको मेक वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। और मेक वर्ब के साथ जब आप इन्फिनिटिव यूज़ करते हो तो वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, प्लेन इन्फिनिटिव होता है। तो वहाँ पे शी मेड द बॉय डू द होल वर्क, नॉट टू डू द होल वर्क। तो यहाँ पे टू नहीं यूज़ करोगे। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन यूज्ड इन द पैसिव मेक इज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। लेकिन इसके साथ एक और आप देखोगे केस है। केस ये है, अगर आप मेक वर्ब को, ये देखिए मेड की सेकंड फॉर्म मेक ही होती है, मेक, मेड, मेड, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे कि मेक बोला था आपने मेड यूज़ कर लिया, तो मेक की ही सेकंड फॉर्म मेड होती है, राइट। अगर आप इस मेक वर्ब को पैसिव में चेंज करोगे तो फिर आपको इन्फिनिटिव इससे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे, द बॉय वॉज मेड टू डू द होल वर्क। बॉय को मजबूर किया गया टू डू द होल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको पैसिव में यूज़ किया गया, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटिव यूज़ करोगे टू के साथ, राइट। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्टिव सेंटेंस में यूज़ करोगे तो बेयर इन्फिनिटिव, पैसिव में यूज़ करोगे तो इन्फिनिटिव, राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं, द फॉलोइंग वर्ब आर ऑफन रॉन्गली यूज्ड विद टू इन्फिनिटिव। कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो कि टू इन्फिनिटिव के साथ नहीं आएगी? इंजॉय, ये क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में सीएपीएफ में। अवॉइड, मिस, पोस्टपोन और सजेस्ट। तो ऐसी जो भी वर्ब हैं
उनके साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, जिरेंड। जिरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing अगर आप लगा दो तो वो जिरेंड का काम करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन का काम करेगा फिर वो, ठीक है, नाउन का ही काम करेगा मेनली, तो वो नाउन का काम करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ing को अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और या फिर नाउन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो वो जिरेंड होता है, ठीक है। तो ही इंजॉय, अभी मैंने बताया इंजॉय वर्ब के साथ आपको इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना है, मतलब टू के साथ तो यूज़ करना ही नहीं कुछ भी, तो डायरेक्टली जो वर्ब है वो जिरेंड की तरह यूज़ होगी। ही इंजॉय स्विमिंग, शी अवॉइड्स मीटिंग, वी मिस्ड सीइंग, ओके। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ केसेस जो है, विल सी सर्टेन केसेस जहाँ पे गलत यूज़ हुआ है। पहला केस देखते हैं, सुरेश टोल्ड मी अबाउट इट। ये केस आपके CAPF में आ चुका है। टेल और से वर्ब का कॉन्सेप्ट CAPF में पूछा है टाइम एंड अगेन। ये कहाँ कहाँ पूछे, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो कवर करने वाला हूँ जिसमें आपसे 100 मोस्ट या फिर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर CAPF पेपर 2, जिसमें ग्रामर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, उसके अंदर मैं कवर करूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए रॉन्ग पहली स्टेटमेंट है, सुरेश टोल्ड टू मी अबाउट इट। जो टोल्ड है वो आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपके दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखिए जो टू मी लिखा है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब भी आप टोल्ड या फिर टेल वर्ब के साथ अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो वहां पे टू की जरूरत नहीं है, समझे आप। जैसे सुरेश टोल्ड मी हेयर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मी हेयर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, whom और what से क्वेश्चन कर लीजिए, whom और what से। अगर whom का आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, सुरेश टोल्ड whom, अगर आंसर आता है मी तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर what का आंसर आता है, what सुरेश टोल्ड, अगर आंसर आता है अबाउट इट, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप टेल वर्ब के साथ अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो जो कि मी है, तो यहाँ पे आपको टू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए अगर आप उससे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं, सुरेश टोल्ड टू अबाउट इट मी, ऐसे मतलब ये तो चलो गलत हो जाएगा, बट फिर भी अगर उसके साथ आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वहाँ पे आपको टू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली मी ही लिखना है, सुरेश टोल्ड मी अबाउट इट, ओके। तो एक केस ऐसा था जहाँ पे आपको CAPF एग्ज़ाम में टोल्ड वर्ब को ही रिप्लेस करके से लिखना था, क्योंकि ना तो उसके बाद दो ऑब्जेक्ट थे, क्योंकि जो आपकी टेल वर्ब है इसके साथ आपको दो ऑब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन ऐसी एक सिचुएशन थी जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं थे और आपको ऑब्जेक्ट वहाँ पे जस्टिफाई करना था, ठीक है। तो वहाँ पे आपने टू को चेंज करके टेल को चेंज करके वहाँ पे से वर्ब का यूज़ कर लिया, ठीक है, तो हमारा काम चल गया था। दूसरा देखते हैं, सेकंड केस है, द वर्ब टेल इज फॉलोड बाय एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए विदाउट टू, ठीक है। अब ये देखते हैं एक और केस है जो कि गलत है, शी टोल्ड शी वुड नॉट कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आपको टेल वर्ब के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करिए, उसका नॉमिनेटिव केस नहीं यूज़ होगा। शी इज़ अ नॉमिनेटिव केस, वो गलत है। तो यहाँ पे आप देखोगे शी टोल्ड मी शी वुड नॉट कम, ठीक है, या फिर आप टोल्ड वर्ब को ही चेंज कर दोगे, सैड में चेंज कर दोगे, सारा काम आपका चल जाएगा। शी सैड शी वुड नॉट कम, ओके, टोल्ड को ही रिप्लेस कर दिया मैंने सैड से, मेरा काम चल गया, ओके। तो शी टोल्ड मी, अगर टोल्ड यूज़ करोगे तो उसके साथ एक इनडायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, और शी वुड नॉट कम को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, when used with a that clause tell takes a indirect object while say does not। जब भी आप यूज़ करोगे that clause को, tell takes an indirect object, tell के साथ आपको indirect object यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप that clause के साथ इसको यूज़ करोगे, ठीक है। अदरवाइज say का यूज़ करोगे आप, जैसे इस केस में गलत है, I want that, अब आपने that यूज़ किया, ठीक है, I want that you should meet him, लेकिन इसका सही तरीका होगा आई वॉन्ट यू टू मीट हिम, लेकिन यहाँ पे टेल वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पे दैट यूज़ किया ही क्यों। तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं आई वॉन्ट यू टू मीट हिम, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं द वर्ब वांट शुड नॉट बी यूज्ड विद अ दैट क्लोज। ओके, तो ये इसके लिए था। ये जो वर्ब वांट है, ठीक है, ये जो वर्ब वांट है इसको हम दैट क्लोज के साथ नहीं यूज़ करते हैं, राइट। तो इसके साथ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये आपको इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करना पड़ेगा। दैट ड्रॉप करना पड़ेगा वांट के साथ, इसके साथ आपको टू मीट इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करोगे। ओके, लास्ट केस देखते हैं द वर्ब सजेस्ट दैट द वर्ब सजेस्ट शुड बी यूज विद द दैट क्लोज, इट कैन नॉट बी यूज विद द टू इन्फिनेटिव। अब जो आप सजेस्ट है इसको आप दैट क्लोज के साथ यूज़ करोगे, टू इन्फिनेटिव के साथ नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। तो आई सजेस्ट दैट यू अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे आई सजेस्ट यू टू अप्लाई जो है ये गलत है, ये इन्फिनेटिव के साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वांट के साथ आपको क्या यूज़ करना है, ध्यान से सुनना, वांट के साथ आपको दैट क्लोज लगाना है, ठीक है, राइट। और सॉरी, वांट के साथ आपको इन्फिनेटिव लगाना है और एट द सेम टाइम सजेस्ट के साथ भी आपको दैट क्लोज ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वांट के साथ आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है और सजेस्ट के साथ आपको दैट यूज़ करना है। ओके, लास्ट देखते हैं, कुछ एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इनके साथ आपको क्या यूज़ करना है, एक सूटेबल प्रेपोजिशन, ठीक है। तो आपको ये देखना है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको क्या यूज़ करना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स ऑफन रॉन्गली यूज़ दिस वर्ड विद प्रेपोजिशन, जो कि आप देखिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, अगर उसके बाद आपने वहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ कर लिया तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे इस केस में देखते हैं, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे। अब डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन आपने अबाउट यहाँ पे डाल दिया, अबाउट एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट अबाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और डिस्कस्ड वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट बचेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको अबाउट वर्ब को, अबाउट प्रेपोजिशन को ड्रॉप करना पड़ेगा और यह सही तरीका है, ठीक है। ऐसे ही ये सभी ऐसे ही केसेस हैं। ही डिस्क्राइब द सीनरी, यहाँ पे अबाउट को ड्रॉप कर दिया। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, तो 4 को आपने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। शी रिक्वेस्टेड फॉर माई हेल्प, अगेन 4 को ड्रॉप कर दिया, शी रिक्वेस्टेड माई हेल्प। तो ध्यान रखना है इन वर्ब को, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आपको कोई प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। आई होप, मुझे ये लगता है कि आपको ये समझ में आएगा। कोई चीज़ भी ना भी समझ में आए प्लीज़ कमेंट डाउन, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बहुत एक्सप्लेनेशन या तो कमेंट में ही समझा दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको कवर कर लूँगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।